नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ईएलटी ग्रेड परीक्षा की तैयारियों में पूर्णतः व्यस्त होंगे। मैं अपर्णा पांडे, जीआईसी टीचर। जैसा कल हम लोग चर्चा किए थे वस्त्र विज्ञान पे, वस्त्र विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लिए थे, पारिभाषिक शब्दावलियां। और आज हमको ईएलटी ग्रेड का पेपर मिला, उसमें कल का जो हम वीडियो बनाए थे उसमें से 4-5 क्वेश्चंस फंसे। मुझे बहुत खुशी हुई और एक टीचर को, एक शिक्षक को खुशी उस समय मिलती है जब उसके बताए गए क्वेश्चंस उसके स्टूडेंट के काम आए, उसके मित्रों के काम आए, उसके सहपाठियों के काम आए। कल का मेरा जो वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि वो एक बार जरूर देखें और जो भी चीजें लिखी गई थी उसका स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं भी लेंगे तो वृंदा सिंह की किताबों में ये सारी चीजें मौजूद हैं, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर ईएलटी का पुराना पेपर आपके पास होगा तो आप उसको टैली कराइएगा। 5 या 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, आए हुए हैं। इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हम जिस टॉपिक पे छोड़े थे उससे आगे हम स्पिनिंग पे छोड़े थे, कटाई पे छोड़े थे। उसके नेक्स्ट आगे का स्टेप है परिसज्जा। परिसज्जा मतलब होती है फिनिशिंग, किसी भी चीज को सुंदर बनाना। अब यहाँ वस्त्र पे, वस्त्र को कैसे सुंदर बनाया जाएगा? बिल्कुल वस्त्र को सुंदर बनाया जाता है। वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया को ही परिसज्जा कहा जाता है। वस्त्र बनते हैं जब रेशा, रेशे से धागा बना, धागे से वस्त्र बने। वस्त्र में भी बहुत प्रकार की प्रक्रिया होती है, बुनाई हो गई, कढ़ाई हो गई, सिलाई हो गई। बहुत लेवल से एक वस्त्र बहुत प्रक्रिया से गुजर के हमारे पास तक आता है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि वो गंदा हो जाता है। उसके गंदगी को दूर करने के लिए हमारे पास एक वस्त्र विज्ञान में टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है, परिसज्जा। वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया को परिसज्जा कहते हैं। नेक्स्ट है सिकुड़न या श्रिंकेज, भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति। ये फिनिशिंग के अंतर्गत ही आएगा, सिकुड़न फिनिशिंग के अंतर्गत ही आएगा। और ये प्रक्रिया जब वस्त्र पर कर दी जाती है तो वस्त्र भीगने के बाद अपना मौलिक रूप नहीं खोता है। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंधता, यही बात हम अभी आपसे कर रहे थे। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंधता ये 2018 के एलटी पेपर में आया हुआ है। एलटी 2018, अगर आपके पास पेपर होगा तो आप इसको उठाइएगा। प्रत्यास्थता की इंग्लिश है इलास्टिसिटी, प्रतिस्कंधता को रेजिलेंसी कहते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब होता है खींचने के उपरांत पूर्व आकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता। जैसे ये रेशा है, इस रेशे को हम खींचे एक बिंदु तक जहां तक तनाव सामर्थ्य को सह सकता है, उतना हम खींचे और खींचने के बाद जब हम छोड़ दें और वो अपने पूर्व आकृति, मतलब जितना बड़ा था खींचने के बाद जाहिर सी बात है इतना बड़ा हुआ, लेकिन छोड़ने के बाद फिर वो अपनी इस पूर्व आकृति में आ जाए, पूर्व आकृति को ग्रहण कर ले, उसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रतिस्कंधता रेजिलेंसी, रेशों की मूल रूप वापस ग्रहण करने की क्षमता। अब इसमें आपको लगेगा कि मैम दोनों बातें सेम है, नहीं। मूल रूप जैसे कोई रेशा है, कपड़ा है, उसको हम बहुत मोड़े, जैसे ये दुपट्टा है, इसको हम बहुत ज्यादा मोड़ दिए, मरोड़ दिए, कर दिए और इसके बाद इसको छोड़ दें और ये अपने पुनः अपने आकृति में आ जाए, इसे हम रेजिलेंसी कहते हैं या प्रतिस्कंधता कहते हैं। अगला टॉपिक आया हमारा अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब होता है रेशों या वस्त्रों की रगड़ व घर्षण सहने की क्षमता। किसी भी वस्त्र में इस गुण के होने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर किसी भी वस्त्र में ये गुण नहीं है तो वो वस्त्र टिकाऊपन की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे वस्त्र को हम धोते हैं, खास करके जैसे कपास का वस्त्र हुआ, कपास के रेशे से बना हुआ कॉटन का वस्त्र हुआ, बहुत रगड़ते हैं, बहुत घसड़ते हैं, दाग धब्बे लग गए, लेकिन उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वस्त्र खराब नहीं होते। दूसरा हमारा है मुलायम करना या रेटिंग। हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा रेशम और जूट। ये जब आप रेशम और जूट के टर्मिनोलॉजी में ये नहीं इंडिकेट किया गया है, मैंने इसे अपनी तरफ से ऐड किया है।
ये जब आप रेशम और जूट के टॉपिक को पढ़ेंगे तब वहां पे आपको मिलेगा। रेटिंग का मतलब क्या होता है? तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशम और जूट, ये लिनन होगा, लिनन और जूट के वस्त्रों पर। लिनन रेटिंग की प्रक्रिया या मुलायम करने की प्रक्रिया लिनन या जूट के रेशों पर होता है। लिनन का पौधा आप देखे होंगे, लंबा लंबा होता है। उसको जब वो पौधा पक जाता है, फल उसके पीले और नीले 2 प्रकार के फूल होते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब हमें ये मतलब पता चल जाता है कि अब इस रेशा निकालने लायक हो गया है, तो सबसे पहले उसको काट कर उस पेड़ को, उस लिनन के पेड़ों को काट कर तने से छाल, मतलब उसके तने से छाल को अलग करने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले नमी वाले स्थान पर, पानी या ओस, ऐसे स्थान पर जहां पर पानी और ओस की मात्रा हो, वहां पे हम उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, जिससे तने से जो छाल है वो गल कर अलग हो जाता है। इसी को हम रेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः सॉरी बोलते हैं, यहाँ रेशम लिख गया था लेकिन लिनन और जूट होगा। रेटिंग की प्रक्रिया, मुलायम करने की प्रक्रिया लिनन और जूट के रेशों पर की जाती है। इसका स्टेप भी आता है, रेटिंग, रिपलिंग, ऐसे करके। फिर इसके बाद है स्काउरिंग। स्काउरिंग मतलब सफाई करना, रेशों की सफाई करना, और ये प्रक्रिया ऊनी रेशों की सफाई के लिए होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ऊनी रेशे जो होते हैं भेड़, बकरियों, ऊंट, इन सबके शरीर के बाल होते हैं, वहां से निकाले जाते हैं, तो उनमें प्रोटीन हो गया, बहुत प्रकार की गंदगियां हो गई, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन्हीं की सफाई करने के लिए, जिसको इंग्लिश में स्काउरिंग कहते हैं, कभी कभी आप लोग जब भी टर्मिनोलॉजी पढ़िएगा, जब भी कोई चीज पढ़िएगा, उसके इंग्लिश वर्जन को भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सफाई करना ना लिखकर हिंदी में ही स्काउरिंग लिख दिया जाता है, और आप स्काउरिंग को इग्नोर मार दिए। कुछ लोगों के अंदर ये फोबिया होता है कि इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश कोई बहुत ऐसा तोप नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है, इतना तो इंग्लिश सबको आती है। तो आप फुली कंसंट्रेट ये मत होइएगा सफाई करना शब्द पे, आपका कंसंट्रेशन स्काउरिंग इंग्लिश में ना लिख के कभी कभी हिंदी में लिख देते हैं स्काउरिंग। तो स्काउरिंग या सफाई करना ऊनी रेशों की सफाई करने के लिए, मतलब स्काउरिंग या सफाई करने का काम कहाँ हो रहा है? ऊनी रेशों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है कीड़ों को पालना, जिसको सेरीकल्चर कहते हैं। इसको भी आपको हमेशा याद रखना है। सेरीकल्चर हिंदी में लिख के आ जाता है। सेरीकल्चर का प्रयोग, सेरीकल्चर की प्रक्रिया, इसका मतलब है कीड़ों के पालने की एक प्रक्रिया है, कीड़ों को पालने की एक क्रिया है, जो किसके, रेशम के लिए, रेशे के लिए किया जा रहा है, रेशम के। रेशम का रेशा पेड़ों से, कीड़े से मिलता है। ये कीड़े बबूल के पेड़ पर और इन सब, मतलब बबूल के, सहतूत के पेड़ पर, बबूल के नहीं, सहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है सहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम का कीड़ा सहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है, और रेशम के कई प्रकार होते हैं, मूंगा, एरी, टसर रेशम। ये किस देश, किस राज्य विशेष में पाया जाता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। मूंगा, एरी और टसर रेशम जो होता है उसके किन मतलब पेड़ों पर पाले जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, इस पे भी आगे डिटेल में चर्चा होगी जब हम रेशम टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेरीकल्चर पढ़ रहे हैं। ये भी आपके एलटी 2018 में आया हुआ है, एलटी 2018 में आया हुआ है। रेशम के कीड़ों को पालने की जो क्रिया होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है समेटना या रीलिंग। समेटना या रीलिंग, रेशमी रेशों को, जो रेशम का हमें रेशा मिला, रेशमी जो रेशा मिला, उसको जब हम बॉबिन पर लपेटते हैं, बॉबिन, आई होप कि सब लोग बॉबिन देखे होंगे, लगभग सबके घर में मशीन होगी। मशीन अगर नहीं भी होगी तो सिलाई जहां होती होगी वहां तो गए ही होंगे कुछ ना कुछ सिलवाने।
तो बॉबिन जरूर देखे होंगे। अगर नहीं, इन केस मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो बॉबिन नहीं देखा है, तो आप लोग नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं बॉबिन क्या है। तो बॉबिन पर रेशम के रेशों रेशम के जो रेशे होते हैं उनको बॉबिन पर जब लपेटा जाता है, उसी प्रक्रिया को रीलिंग या समेटना कहते हैं। अगला टॉपिक है फिलामेंट फाइबर। ये भी ELT के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिलामेंट फाइबर। बस इसको पूछा कैसे है, कपास के लंबे तंतुओं को क्या कहा जाता है। तो कपास के लंबे तंतुओं को फिलामेंट फाइबर कहा जाता है। इसी से मैंने जोड़कर 2-3 चीजें अपने आप से लिखी हैं। स्टेपल फाइबर, कपास का जो छोटा रेशा होता है, छोटे तंतु होते हैं, उन्हें फिलामेंट कहा जाता, स्टेपल कहा जाता है। कपास के जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें फिलामेंट फाइबर कहा जाता है। फिर बात यहाँ पे मैंने 4 चीजों को ऐड किया है, ये भी जब आप अंदर टॉपिक पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन यहाँ भी जान लेने में कोई बुराई नहीं है। ताना बाना, बेल और कोर्स। ताना बाना बुनाई की एक प्रक्रिया है। ताने का मतलब होता है, ताना जैसे शब्द से ही तनना हो रहा है। ये जब लंबवत रूप में धागों को डाला जाता है, ये ताना होता है और इसको हम ताना कहते हैं। ये बाना है, जब इस तरह से धागों को डाला जाता है लेटी हुई अवस्था में, पड़ी हुई अवस्था में, इसको बाना कहा जाता है। यहीं पर ये हमारा एक प्रकार से आप बुनाई में जब जाएंगी तो इसे हम सादी बुनाई भी कहते हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बुनाई का तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा सिर्फ मेन टारगेट है ताना और बाना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है लंबाई में पड़े हुए धागे को क्या कहा जाता है, तो ताना कहा जाता है। लेटे हुए पड़े हुए धागे को बाना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है बेल और कोर्स। ये ऊनी रेशे जब हम बनाते हैं, ऊनी रेशों से जब हम कपड़े बनाते हैं तो बेल और कोर्स का वहां प्रयोग होता है। बेल मतलब भी यही, ताने को ही, जो ये इस तरह का रेशा है इसको हम बेल कहते हैं और इसको हम कोर्स कहते हैं। बस नाम जानना है, रेशों में और बनावट में, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। ताना बाना, बेल और कोर्स। जैसा कि कल हम प्रॉमिस किए थे कि टी टाइम क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, तो शायद जहां हमारा जो प्रॉमिस था वो कल और आज के टर्मिनोलॉजी में ही पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक 2018 ELT की परीक्षा जो हुई थी उसके पेपर के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम बेल और कोर्स हमने यहाँ पे ऐड किया, तो क्वेश्चन पूछा है बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है। बात अभी हम लंबवत यही बात अभी हम कर रहे थे। इसको ताना भी कहेंगे और बेल भी कहेंगे, बात यही आ गया। ऑप्शन दिया है ताना, लकीर, बेल, कोर्स। सही ऑप्शन है बेल, क्योंकि बात यहाँ बुने हुए कपड़ों की हो रही है। दूसरा, अभी हम आपसे बताए थे हमें वस्त्र विज्ञान में सिलाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई पढ़ना है, जिसमें आया है बंगाल के कांथा में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। इस आंसर को हम नहीं बताएंगे, इस आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट इसका उत्तर करना है, जिससे हमें भी लगे कि आप लोग कितना सीरियस होकर अपनी पढ़ाई के लिए कितना सीरियसली जुटे हैं और इस वीडियो को कितना सीरियसली ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं या इससे आप कुछ सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लंबे तंतु को क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कपास के लंबे तंतु को फिलामेंट फाइबर कहते हैं, कपास के छोटे तंतु को स्टेपल फाइबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में आया है। अभी हमने आपको बताया सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं। सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं, या कीड़ों को पालना, सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालने की क्रिया सेरीकल्चर कहलाता है। अब इसका थोड़ा सा रूप बदल दिए, सिल्क विज्ञान। सिल्क विज्ञान मतलब सिल्क से संबंधित, सिल्क के रेशों से संबंधित हम जो भी चर्चा परिचर्चा जिस टॉपिक पे कर रहे हैं वो मेरा सिल्क विज्ञान कहलाया।
सिल्क के रेशों के बारे में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो मेरा सिल्क विज्ञान कहलाया। और सिल्क विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अब इसी ऑप्शन में आया है पीसी कल्चर, एरीकल्चर। तो एरीकल्चर देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। कभी कभी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। जब हम रेशम के तीनों प्रकार को पढ़े रहेंगे, रेशम 3 प्रकार का होता है, मूंगा, एरी और टसर। तो एरीकल्चर गलती से मत लगा के आइएगा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने इस पेपर में एरीकल्चर को टिक मार के आए थे, तो इसीलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप एरीकल्चर लगा के मत आइएगा। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। सबसे अधिक मजबूत रेशा है, सबसे अधिक मजबूत रेशा है नायलॉन, रेयान, फ्लैक्स, एक्रिलिक। ये भी आपके लिए होमवर्क है। हम उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ बताएंगे जो कल और आज की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। जो हम नहीं पढ़ाए हैं उसका आंसर हम इसलिए आपको नहीं बताएंगे कि आप भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर डालिएगा। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे टेक्सटाइल के क्वेश्चन में। कार्बोनाइजिन, अभी हम यहाँ पढ़े थे परिसज्जा। परिसज्जा के अंतर्गत बहुत सारी परिसज्जाएं आती हैं, जिसमें एक परिसज्जा का नाम है कार्बोनाइजिन। एक परिसज्जा का नाम क्या है? कार्बोनाइजिन। इसका भी आंसर आपको देना है फ्रेंड। अगर आप नहीं पाते हैं तो हम तो हैं ही। इसी के साथ हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। अभी हमारे एलटी के वस्त्र विज्ञान के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो एलटी में आए हैं 18 के। हम इसको कल और आपके साथ डिस्कशन करेंगे और इसके आगे की टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, आग्रह है कि अभी तक 2 वीडियो हम वस्त्र विज्ञान पे टर्मिनोलॉजी पे बनाए हैं, उसे आप केयरफुली देखिए। जरूरत हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको देखिए, पढ़िए और अपना एक खुद का नोट्स बनाइए। इसी में आप प्रयास करिए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप अपने माइंड पर जोर डालिए, आप पढ़िए और खुद से क्वेश्चन बनाइए। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बाय।